डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 8वां पार्ट शुरू हो रहा है। इसकी वीडियो संख्या 1, सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का आपका पार्ट का नाम है दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं पतन। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमने उसका विस्तार इतने पिछले जो पार्ट उनमें पढ़ा, आज हम उसके पतन और विघटन की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे उसका विघटन होता है। तो ये अलग अलग सारी चीज़ें आप पढ़ के आएंगी, कैसे 1206 में सल्तनत की स्थापना होती है, भिन्न भिन्न शासकों ने शासन किया। कभी जो है दिल्ली का जो किसी शासक के काल में साम्राज्य ज़्यादा अच्छा रहा तो कभी कम अच्छा रहा, तो ये चलता रहा। तुगलक में जो है काफ़ी उन्नति हुई तुगलक के काल में भी, मोहम्मद तुगलक, लेकिन उसके ही काल में विघटन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। उसके बाद विभिन्न वंश के कमज़ोर शासक सत्ता में आते रहे और अचानक ही इसका पतन नहीं हुआ, समय लगा, लंबा समय लगा। और आखिर में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें लोधी वंश का इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। ये पूरा हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें प्रमुख वंश और शासक कौन से आए जब तो पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। तुगलकों में जो है मोहम्मद तुगलक तक का हम पढ़ के आए थे, तो अब फिरोज तुगलक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद तुगलक का कोई पुत्र तो था नहीं, तो ये चचेरा भाई था मोहम्मद तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज के पिता रजब मलिक की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण गियासुद्दीन तुगलक ने किया, सहयोगी था वो उसका। और जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद वह सिंध में ही शासक बन गया था। फिरोज के कुछ कार्य थे, उन कार्यों को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। असंतोष था जनता में। सहानुभूति और समर्थन की नीति के तहत तो उसने एक नीति अपनाई। वो नीति थी सहानुभूति और समर्थन की, ताकि जनता को शांत भी किया जा सके और उनका समर्थन करके अच्छा शासन भी चलाया जा सके। करों को हटा दिया उसने, कर हटा दिए काफ़ी सारे, पुराने जिनकी आज्ञा नहीं देते थे। दुखी लोगों के लिए, जो दुखी लोग थे उनकी सहायता के लिए एक विभाग बनाया जाता है। जनहित कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। दीवाने खैरात, इस विभाग का नाम था दीवाने खैरात। कृषि को प्रोत्साहन दूसरा बिंदु है। कृषि को प्रोत्साहन में भी उसका काफ़ी योगदान था। उसके लिए क्या क्या करता है वो, पुनः जो व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई कराई। 4 प्रमुख नहरें थी, जिसमें पुरानी यमुना नहर, जिसको पश्चिमी यमुना नहर बोला जाता है, वो प्रमुख है। हिसार तक का जो आपका क्षेत्र है वो इन नहरों से सिंचित होता था। तीसरा जो बिंदु है वो है कि ये भवन निर्माता के रूप में भी जाना जाता है विशेष रूप से। फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, फतेहाबाद, जौनपुर, इनका निर्माण भी इसके द्वारा हुआ। ये 2 अंक में आ सकता है कि कौन सा शहर किसने बसाया। 4 मस्जिद, स्कूल, 200 स्कूल, 30 महल, 100 मकबरे, खूब जो है इसने स्नानघरों का निर्माण करवाया। 1200 बाग भी इसने लगवाए, बनाए। तो इन बागों से उसको 1,20,000 रुपये की आय भी होती थी राज्य को, केवल खर्चे की चीज़ नहीं थी ये। चौथा बिंदु है न्याय प्रणाली में भी सुधार किया उसने। मृत्यु दंड और शरीर के किसी भी अंग काटने जैसे जो दंड जो कठोर थे उनको ख़त्म कर दिया, बड़े कठोर दंड थे जो।
और कुरान को न्याय का आधार उसने बनाया। उसके बाद पांचवा जो आपका आता है वो है दास रखने का चाव था उसको। इसके लिए एक अलग विभाग भी था। 1,80,000 दास उस समय थे। दासों का जो विभाग था दीवाने बंदगान था। साथ ही उसकी मृत्यु के बाद इनके कारण से काफ़ी षड्यंत्र भी रचे गए। छठा जो बिंदु है वो है आपका साहित्य की ओर भी उसने काफ़ी ध्यान दिया। साहित्य में क्या किया, बर्नी और रफीक जो है उसके काल के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। 300 जो से ज़्यादा जो संस्कृत की पुस्तक थी, संस्कृत से उनका अनुवाद फारसी में करवाया। ये एक छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम था। शिक्षा के लिए छोटे बड़े केंद्रों की स्थापना की। धार्मिक नीति में उसने कट्टरता का परिचय जरूर दिया। कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तुगलक की नीति को बदल दिया था उसने। तो उलेमा वर्ग का प्रभाव बढ़ गया था इसके काल में। जजिया लगाया गया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया। बलपूर्वक मुस्लिम भी बनाए गए लोग, ऐसा भी आरोप उसके ऊपर लगता है। उसके बाद आपका बिंदु आता है 8वां। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर के, इसलिए मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। अब उसने नकद वेतन की बजाय जागीरें देनी शुरू कर दी, जिससे साम्राज्य का बिल्कुल ही नाश हो गया। स्थिति कमज़ोर हो गई। और 9वां बिंदु है कि वह स्वयं जो है एक अयोग्य सेनापति था। उन्हें जितने भी सैनिक अभियान किए इसको सफलता नहीं मिली। लंबे अभियान चलाता, घेरे डालता, मार्ग भूल जाया करता था। सिंध आक्रमण के दौरान वह 9 मास तक दिल्ली नाश का, नए सिंध जास का, उड़ीसा के आक्रमण के दौरान एक वर्ष उसने मार्ग ही खो दिया। तो इस सारे से जो साम्राज्य की जो स्थिति है वो छिन्न भिन्न होती गई। 10वां बिंदु है आपका प्रशासनिक कुशलता थी, न कि कुशलता। दबाव नहीं था अधिकारियों के ऊपर, मन मर्जी से अधिकारी काम करते थे। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। काफ़ी शिकायतें उसके पास आती थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करता था। तो पतन का रास्ता तैयार करने वाला प्रमुख व्यक्ति था वो। उसकी सत्ता अवश्य खत्म हो गई होती अगर यदि उसका प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल उसका योग्य प्रधानमंत्री नहीं होता, तो उसकी सत्ता बहुत पहले ही खत्म हो जाती। तो कुल मिलाकर वो निर्बल शासक था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं। उत्तराधिकारियों में उसका पोता तुगलक शाह द्वितीय, जो है संभालता है। अमीरों द्वारा 1388 में ही उसका वध करके उसके भाई को गद्दी पर बिठाया गया। 1390 में गद्दी से हटाकर फिरोज तुगलक के पुत्र मोहम्मद द्वितीय को शासक बना दिया गया। फिर 1394 में ये चलता रहता है। सिकंदर थे कोई, उन्होंने सत्ता संभाली। तत्पश्चात मोहम्मद और नुसरत आए। 1398 तक इनकी सत्ता रही। इसी समय में तैमूर का आक्रमण भी होता है। तो इन्होंने आक्रमण किया और खिजर खां को लौटते समय अपना प्रतिनिधि इसने बना दिया था। उसके बाद महमूद शासक बनता है। महमूद 1412 तक शासन करता है। तो नाम मात्र के लिए उसने विस्तृत किया, वास्तव में केवल दिल्ली का ही था वो। उसकी मृत्यु के बाद दौलत खां बनता है, तुगलक परिवार का नहीं था। खिजर खां ने आक्रमण किया तो उसकी जीत हो जाती है और उसका वंश सत्ता में आ जाता है। तो ये उत्तराधिकारियों के दौरान कमजोरियां रही वो हमने देखी। उसके बाद फिर सैयद वंश, ये खिजर खां का ही वंश जो है सैयद वंश था, इसको देखेंगे। संस्थापक खिजर खां।
तो इसने लड़खड़ाती जो व्यवस्था थी उसको संभालने का प्रयास किया दिल्ली की। 1412 से 1421 के शासनकाल में 1414 से 21 में दिल्ली में ही वो व्यवस्था बना सका और ज़्यादा विस्तृत वो क्षेत्र अपना नहीं कर पाया। उसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह शासक बनता है, वो 1433 तक रहता है। तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया इसके इस काल में, विद्रोह जारी थे। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद शासक बनता है, निर्बल अयोग्य था वो भी। पतन की गाड़ी को तेज किया, उसका वध करके अलाउद्दीन आलम शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनते हैं और ये भी अत्यंत विलासप्रिय शासक था। ध्यान नहीं दिया। पंजाब के गवर्नर बहलोल को बुलाकर इन्होंने सत्ता उसको सौंप दी। खुद बदायूं क्षेत्र में चला जाता है। इस तरह से 1451 में इसकी सत्ता का अंत हो जाता है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश के शासक अभी हमें पता चला कैसे बहलोल लोधी को सत्ता मिली थी। ये अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत में। 75 वर्ष तक इसने राज किया। इनका शासनकाल प्रथम अफगान राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम अफगान राज्य 2 अंक में। जर्जर हालत से जो प्रारंभ हुआ, उन्होंने अपनी ओर से इसको भरसक प्रयास किया संभालने का। नए तत्वों का इन्होंने समावेश किया। हबीब व निजामी इनके शासन को संघर्ष का शासन बताते हैं। कुलीन, छोटे बड़े जमींदार, निरंकुश राजतंत्र साझेदारी के राजतंत्र के बीच था। कबीलों को इन्होंने महत्व दिया। समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया। तो ये अफगान राजतंत्र भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम पहले बहलोल, फिर सिकंदर और फिर इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन लोगों ने सत्ता को संभाला और काम को आगे बढ़ाया। प्रमुख शासकों में है ये 2 अंक का क्वेश्चन कोई आ जाए तो ध्यान रखना। स्थापक था ये, तो इसका जो पालन पोषण है इसके चाचा इलम खां के द्वारा हुआ था। सुल्तान शाह ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आलम शाह जो थे अलाउद्दीन आलम शाह ने उससे जो है भयभीत होकर, उसकी शक्ति से भयभीत हो सत्ता दे दी थी। तो उसने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान का जो है रास्ता कबीलों को सौंपा। जो कबीले थे उसके, उनको सौंपा। इसी दृष्टि से उसने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। शाही मिस्त्री को बुलाकर इतना जो है बड़ा सिंहासन बनाया कि सारे जो सरदार हैं कबीलों के, वो इकट्ठे उस पर बैठ सकते थे। हजारों अफगान बैठ सके। मना करने पर भी 32 लोगों का तो सिंहासन बना ही, 32 लोग एक साथ बैठ सकते थे। सैनिक विजयों के माध्यम से मेवात, संभल, कोल, रेवाड़ी, इटावा, चंदाबाड़ को जीता। दमन भी उसने किया विद्रोह का कई जगह। तारीख सलातीन के अनुसार उसने मेवाड़ के राणा को पराजित किया। तो सर्वाधिक जो संघर्ष उसका हुआ
महत्वपूर्ण जो संघर्ष था वो था जौनपुर के सरकी शासक है, वेरी इंपॉर्टेंट, महमूद शाह के साथ इसका सर्वाधिक संघर्ष चलता है। उसने दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयास किया था और सफलता भी जो है लोधी को मिलती है इसी आखिर में। कुछ समय बाद जब बहलोल लोधी अपनी समस्या में उलझ गया तो सरकी के शासक ने इटावा पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन जो है बाद में चलता रहता है इनका झगड़ा और उसके बाद समझौता आखिर में हो जाता है पराजय होने के बाद सरकी शासकों की। जौनपुर का जो स्वतंत्र राज्य था उसको मान्यता दे दी गई कि ठीक है आप स्वतंत्र हो। महमूद शाह के बाद हुसैन शाह सरकी बना। हुसैन शाह ने संधि या समझौते का पालन नहीं किया। उसने फिर सल्तनत के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता, फिर दोनों सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ। हुसैन शाह की पराजय के बाद आखिर में 1479 में इसको दिल्ली में मिला दिया गया। तो काफ़ी सुरक्षित जब तक 1488 तक इसका काल था, इसकी मृत्यु होती है, काफ़ी सुरक्षित जो है इसका साम्राज्य हो चुका था। लेकिन उसने अपने शासनकाल में ही सत्ता का जो विभाजन है वो अपने पुत्रों में कर दिया और उसके करके उसने केंद्रीय सत्ता को फिर से कमज़ोर कर दिया था। मोबाइल की तरह से लगा हुआ था, कहीं पर गिर जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आपका सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी ने क्या किया उसको पढ़ेंगे हम। इनका काल जो है 1488 से लेकर 1517 तक होता है। तो उसका पुत्र जो है बहलोल लोधी का पुत्र होता है, ये निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से शासक बनता है। जबकि दिल्ली के अमीर बहलोल के बड़े पुत्र बारबक को शासक बनाना चाह रहे थे। तो आखिर में जो है सारी इन समस्याओं को नियंत्रण करके, जो भी थी दरबार की और आंतरिक बाह्य समस्याओं, तो उसने विस्तार की तरफ ध्यान दिया कि राज्य बढ़ाया जाए और इस दिशा में वो बंगाल की ओर बढ़ता है। और आखिर में 1504 में उसने आगरा की वेरी इंपॉर्टेंट आगरा की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी भी उसने बना लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों में। तो उसकी जो कार्य प्रणाली है पिता से मेल खाती थी, लेकिन कबीलों के साथ तालमेल कम था जितना कि उसके पिता का तालमेल था। उसने इन कबीलों की शक्तियां जो सीमित करने का प्रयास किया। नुकसान यह हुआ कि राज्य की समस्याओं का समाधान अफगान एकजुटता से हो जाता था, वो नहीं हो पा रहा था। उसमें वो कमज़ोर हो जाता है। तो प्रशासन की ओर भी इसने ध्यान दिया, अधिकारियों पर नियंत्रण किया, आए हुए उनका निरीक्षण भी करता था। ये घूस लेने वाले जो अधिकारी थे उनको कठोर दंड दिया जाता था और साथ ही उसने जागीरदार और सैनिकों को सुविधाएं देता था, उनसे काम भी लेता था। अनुचित कर हटाए, कृषि की व्यवस्था सुधारने की तरफ भी ध्यान दिया। अवगुण भी थे, इतनी अच्छाइयाँ हमने पढ़ी। अवगुण क्या थे? कट्टर था वो, कट्टर धार्मिक नीति थी। हिंदुओं को उसने योग्य नहीं समझा उच्च पदों के लिए। धार्मिक यात्रा पर पाबंदी लगाई, हिंदू लोग काफी नाराज हुए। ब्राह्मणों के प्रति कठोर नीति थी। गैर मुस्लिम जनता का विश्वास उससे उठ गया। कला व विद्या का संरक्षक भी था।
न्याय प्रेमी था, परंतु धार्मिक दृष्टि उसकी काफ़ी संकुचित थी। इसके कारण से उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उसने कुछ समय तक रोका पतन के लिए, लेकिन उसके बाद तो पतन की ओर बढ़ना ही था, कुछ नहीं किया, उनकी भी पतन वाली ही थी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक, ये 1517 से 1526 तक इनका शासन रहता है। तो जब तक सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है तो ग्रह युद्ध की स्थिति में पूरा जो है ये इनका राज्य आ जाता है, दिल्ली सल्तनत। तो अफगान अमीरों ने 2 हिस्सों में उस राज्य को बांट दिया। दिल्ली का जो शासन था वो इब्राहिम को, और जौनपुर का जो उसके छोटे भाई जलाल खां को शासन सौंप दिया जाता है। अस्थायी समाधान था, स्पष्ट हो गई कि और भी टुकड़ों में बांटना पड़ सकता है अगर ऐसी स्थितियां रही तो। अंतिम शासक था, अफगान अमीरों के राज्य विभाजन का तर्क पसंद नहीं था। नाराज होकर उसने जौनपुर को शामिल करने की अपने राज्य में योजना वो बनाता है। सफल हो गया, सफल तो जरूर हो गया, लेकिन अफगानों द्वारा भविष्य में सहयोग न देने का फैसला किया गया उसको। अब फिर उसके सैनिक योग्यता व शक्ति के दम पर इन अफगान सरदारों पर उसने नियंत्रण करना चाहा। कठोर दंड भी उसने दिए, पदों से हटा दिया, अफगानों को कह डाला कि वे समर्थक नहीं है, वो केवल सेवक हैं। अफगान राजतों के सिद्धांत के विरुद्ध थे। अब स्पष्ट हो गया था कि उसका शासन अधिक समय तक नहीं चलेगा। लोदी ने अपने सैनिक अभियानों में ग्वालियर को जो शासक थे विक्रमजीत, उसको समर्पण के लिए बाध्य कर दिया। मेवाड़ पर भी चढ़ाई की, लेकिन मेवाड़ पर सफलता नहीं, निर्णायक फैसला नहीं उसका। दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर था, दौलत खां लोदी के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाता है। ये मित्र असहनशीलता के कारण, संयम के अनुभव के कारण से लोहानी किसी को मित्र नहीं बना सका, बल्कि लोहानी और मूली व अन्य लोधी कबीलों के लोगों को अपने विरुद्ध कर लिया। तो धीरे धीरे लोग विरुद्ध होते गए, तो विश्वास खोता जा रहा था वो अपने लोगों में। आंतरिक बाह्य समस्याएं उसकी बढ़ती जा रही थी। उसके चाचा दौलत खां लोधी और उसके मामा, चाचा मामा और ऐसा कुछ लोगों द्वारा वर्णन आता राणा सांगा। राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर पहले ही 1519 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर चुका था, वो तो बाट में ही बैठा था, तो आंतरिक हिस्सों पर अधिकार वो करना चाहता था। तो सुनहरा अवसर उसको मिल गया, ये निमंत्रण, ये सुनहरा अवसर था उसके लिए निमंत्रण, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो सकती थी और उसने आक्रमण कर दिया। तो मैदान में ही युद्ध, जो पानीपत का जो युद्ध था उसमें मैदान में मारा गया, लोधी मैदान में ही मारा गया। और इस तरह से 21 अप्रैल 1526 को इसका अंत हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। नए वंश की नींव वहाँ पर रखी गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न जो क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान इस समय में होता है, उनकी परिस्थितियाँ, उनका वर्णन।